दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से शेड्यूल काफ़ी बिज़ी रहने की वजह से हम लगातार वीडियो नहीं ला पा रहे हैं। फिर भी जितना टाइम मुझे मिल पा रहा है, उसमें मैं आज यह वीडियो बना रहा हूँ, जिससे एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब इस टाइम मैं यही कहूँगा कि आपने जो पढ़ा है अभी तक, उसे अच्छे से रिवाइज़ करते रहिए। और रही बात यूपी ट्रिपल एससी जेईई एग्ज़ाम की, तो मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है, उसके हिसाब से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस समय आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर फ़ोकस करिए और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से आने के चांसेस हैं। और एक लाइन में मैं ये कहूँ, तो इस समय इधर-उधर ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस सिलेबस के अनुसार हर सब्जेक्ट के बेसिक अच्छे से तैयार कर जाइए, आपका काम हो जाएगा। और हाँ, अब ज़्यादा समय चूँकि बचा नहीं है, 3 मई को एग्ज़ाम है आपका, तो इसलिए इस समय कोई भी नया टॉपिक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक जो आपने पढ़ा है, उसी को रिवाइज़ करिए, शॉर्ट नोट्स पढ़िए, फ़ॉर्मूले रिवाइज़ कर लीजिए, इम्पोर्टेंट्स जो पॉइंट्स हैं, उनको बार-बार रिवाइज़ करिए। यही एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा करेगा। और आज के इस सेशन में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का एक फ़ास्ट रिवीजन करेंगे। जिसमें हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग उन सभी पॉइंट्स को एक बार सरसरी नज़र से देख लेते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और जहाँ से लगातार एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर साझा करिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स के ये जो टॉपिक्स हैं, यही सेम टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। उसी टॉपिक्स के आधार पर हम लोग आगे अब रिवाइज़ करेंगे। इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, फिर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, फिर हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड डायनामिक्स, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्लो थ्रू पाइप्स, फिर हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ फ्लो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ओपन चैनल फ्लो और लास्ट में हम लोग देखेंगे हाइड्रोलिक मशीन। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का। तो इसमें देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि फ्लूइड कहते किसे हैं। तो बहुत बेसिक है, वह सब्सटेंस जो शियर फोर्स लगाने पर लगातार डिफॉर्म होता रहता है, उसे हम लोग फ्लूइड कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसका कोई अपना निश्चित शेप नहीं होता है। कहने का मतलब कि यह जिस कंटेनर में डाला जाता है, उसी का शेप ग्रहण कर लेता है। और इसमें लिक्विड और गैसेस दोनों शामिल है। कहने का मतलब जब हम फ्लूइड की बात करेंगे, तो उसमें लिक्विड और गैस दोनों की बात करेंगे। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, गैसेस जो होती हैं वो कंप्रेसिबल होती हैं, जबकि लिक्विड्स को हम लोग इनकंप्रेसिबल मानते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, स्टैटिक फ्लूइड के लिए शियर स्ट्रेस हमेशा शून्य होता है। अब देखिए, जब फ्लूइड हमारा स्टैटिक मतलब रुकी हुई अवस्था में रेस्ट की कंडीशन में होगा, तो उस समय इनके लेयर्स के बीच किसी प्रकार का कोई मोशन नहीं होगा। कोई रिलेटिव जब मोशन नहीं होगा, तो उनके बीच किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होगा। इस कंडीशन में शियर स्ट्रेस का मान शून्य होगा। बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड की, जिसमें सबसे पहले समझते हैं कि आइडियल फ्लूइड क्या है। तो वह फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस हो। अब यहीं से देखिए कीवर्ड पकड़िए, इनकम्प्रेसिबल मतलब कंप्रेसिबिलिटी उसकी जीरो है। अब देखिए, जब कंप्रेसिबिलिटी जीरो है, तो जाहिर सी बात है उसका जो बल्क मॉडुलस होगा वो इनफाइनाइट होगा, क्योंकि जो बल्क मॉडुलस होता है वो कंप्रेसिबिलिटी का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नॉन विस्कस मतलब विस्कोसिटी जीरो है। जब विस्कोसिटी जीरो होगी, तो वो जो फ्लूइड होगा, वो उसमें किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। जब फ्रिक्शन नहीं हो, तो इसलिए हम उसे फ्रिक्शनलेस कहते हैं। तो आप देखिए, इसमें आइडियल फ्लूइड में क्या हो गया, सरफेस टेंशन जीरो हो गया, फ्रिक्शनलेस होता है आइडियल फ्लूइड, विस्कोसिटी उसकी जीरो हो गई, कंप्रेसिबिलिटी भी जीरो हो गई और बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट हो गया। ये चीजें आप क्लियर हो गई होंगी। आप देखिए, इसमें एक चीज ये आपको याद रखना कि ये जो आइडियल फ्लूइड होता है, ये प्रैक्टिकली नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब देखिए, बात करते हैं रियल फ्लूइड की। तो वे फ्लूइड जिनमें विस्कोसिटी और कंप्रेसिबिलिटी मौजूद होती है, उसे हम लोग रियल फ्लूइड कहते हैं। इसके एग्जांपल देखिए, वाटर, ऑयल और एयर। ठीक, ये इसके एग्जांपल हैं। बात करें यदि न्यूटोनियन फ्लूइड की, तो वे फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का पालन करते हैं, उसे न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। आगे हम देखेंगे न्यूटन्स लॉ।
इसके एग्जांपल देख लीजिए, वाटर, एयर और केरोसिन। आगे देखिए नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की, तो वे फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का पालन नहीं करते हैं, उसे हम लोग नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। देखिए इस नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के भी टाइप हैं, जैसे कि स्यूडो प्लास्टिक, डायलेटेंट और बिंघम प्लास्टिक, थिक्सोट्रॉपिक और रियोपेक्टिक। तो ऊपर के ये जो तीनों हैं, स्यूडो प्लास्टिक, डायलेटेंट और बिंघम, ये टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड कहलाते हैं, जबकि ये नीचे वाले थिक्सोट्रॉपिक और रियोपेक्टिक जो हैं, ये टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है। अब देखिए स्यूडो प्लास्टिक की बात करें तो इसे शियर थिनिंग भी फ्लूइड कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ब्लड और पेंट, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिल्क। अब डायलेटेंट फ्लूइड की बात करते हैं तो इसे शियर थिकनिंग फ्लूइड कहते हैं। एग्जाम्पल इसके, शुगर इन वाटर, स्टार्च सोल्यूशन। बिंघम प्लास्टिक, तो देखिए बिंघम प्लास्टिक में इन्हें बहने के लिए यील्ड स्ट्रेस चाहिए। ये पॉइंट आपको कीवर्ड याद रखना है। जब यील्ड स्ट्रेस की बात करें तो आपको समय नहीं लेना और बिंघम प्लास्टिक टिक करना और आगे बढ़ना है। इसका देखिए एक फेमस एग्जाम्पल जो पूछा जाता है, टूथपेस्ट। अब बात करते हैं थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड की, तो ऐसा फ्लूइड जो समय के साथ जिसकी विस्कोसिटी घटती है, उसे क्या कहते हैं, थिक्सोट्रॉपिक। इसमें देखिए प्रिंटर इंक, एग्जाम में कई कई बार पूछा गया है। अब देखिए बात करते हैं रियोपेक्टिक की, तो समय के साथ जिस फ्लूइड की विस्कोसिटी बढ़ती है, उन्हें हम रियोपेक्टिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप एक बार देख लीजिए। जनरली ये एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के जो टाइप हैं, फिर भी एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। अब बात करते हैं मास डेंसिटी। इसे हम लोग डेंसिटी भी कहते हैं, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग डेंसिटी कहते हैं। इसकी इक्वेशन देखिए, रो इक्वल एम अपान वी, इसकी जो यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब, आपको याद रखना है। देखिए वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है, ये हम लोग जानते हैं। अब देखो इसी प्रकार मरकरी की जो डेंसिटी होती है 13600 केजी पर मीटर क्यूब होती है, हम लोग जानते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें यदि लिक्विड की, तो लिक्विड में यदि हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी कम हो जाती। अब बात करें यदि प्रेशर की, तो प्रेशर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट रहती है। तो इसका देखिए पार्टिकुलर रीजन है। देखिए लिक्विड में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं। जब मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ देखिए वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। इसी प्रकार गैस में भी होता है। ये तो बात हो गई टेम्परेचर की। अब बात करें देखिए प्रेशर की, तो जब प्रेशर लिक्विड में जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि लिक्विड क्या है, वो इनकम्प्रेसिबल है। अब जब प्रेशर बढ़ाएंगे, लिक्विड हमारा इनकम्प्रेसिबल मतलब कंप्रेस होगा ही नहीं, तो वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। जब वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा तो डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट ही तो रहेगी। ये इसका रीजन हो गया। अब इसी प्रकार देखिए जब गैस में हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे, गैस में जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस कंप्रेसिबल होती है। तो प्रेशर जब हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम होगा। जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम की, तो देखिए इसे स्मॉल वी से प्रदर्शित करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी। ये मास डेंसिटी का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। अब देखिए यहाँ छोटा वी है और ये हमारा मास डेंसिटी का रेसिप्रोकल, इसको लिख सकते हैं 1/ρ। अब देखिए 1/ρ, ये रो की जगह रो इक्वल हम लोग एम अपान वी लिखते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं वी अपान एम। वहां केजी पर मीटर क्यूब लिखा था तो यहाँ मीटर क्यूब अपान केजी लिख सकते हैं। ये आपको याद रखना, छोटे मोटे न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ सकती है। अब देखिए बात करें स्पेसिफिक वेट, इसे स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। देखिए वेट पर यूनिट वॉल्यूम को स्पेसिफिक वेट कहते हैं। इसकी इक्वेशन देख लीजिए, डब्ल्यू अपान वी, ये स्मॉल डब्ल्यू जबकि ये कैपिटल डब्ल्यू है। अब देखिए यहाँ पे डब्ल्यू ये क्या है, भार है। अब जब स्मॉल डब्ल्यू बराबर जब डब्ल्यू बाई वी लिखेंगे तो भार बराबर क्या होता है, एम जी होता है, और ये वी है। देखिए जी अपनी जगह पे है, ये एम अपान वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो, और जी अपनी जगह, तो यही रो जी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। और वाटर के लिए ये पॉइंट याद आपको रखना है कि जो स्पेसिफिक वेट होता है वो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसे एस से प्रदर्शित करते हैं।
फ्लूइड की डेंसिटी और स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी का जो रेशियो होता है उसे हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। ये देखिए इसकी इक्वेशन है और ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। बात करें यदि मरकरी की, तो मरकरी के लिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान होता है 13.6 होता है और प्योर वाटर के लिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान होता है वो 1 होता है। ये आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। फ्लूइड की लेयर के बीच रिलेटिव मोशन का विरोध करने वाला गुण विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी कहलाता है। अब देखिए बात करते हैं न्यूटन्स लॉ, जिसमें जो ये शियर स्ट्रेस होता है ये वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये du अपॉन dy को हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। तो इसमें जो शियर स्ट्रेस होता है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या दूसरे शब्दों में यहाँ ये भी लिखा हुआ होता है d थीटा अपॉन dt। कहने का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन जो होता है वो शियर स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये भी पूछा जा सकता है। अब जैसे प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते हैं तो ये हमें विस्कोसिटी कोएफिशिएंट म्यू मिलता है, इसे आप लोग याद रखिए। अब देखिए जो डायनेमिक विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है पास्कल सेकेंड या न्यूटन सेकेंड बटे मीटर स्क्वायर, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसकी देखिए डायमेंशन ml की पावर -1 t की पावर -1, इसकी डायमेंशन आपको याद रखना है। देखिए सीजीएस यूनिट क्या होती है, पॉइज होती है डायनेमिक विस्कोसिटी की। अब एक पॉइज इक्वल होता है 10 टू पावर -1 न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ से ये भी आपको याद रखना है कि टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ता है विस्कोसिटी पर। तो देखिए बात करें यदि लिक्विड की, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं लिक्विड में तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कोहेजिव फोर्स कम हो जाता है तो मॉलिक्यूल्स दूर हो जाते हैं। जब मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है फ्लूइड के फ्लो की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। जब फ्लो की टेंडेंसी जब बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है उसका जो विस्कोसिटी होगा वो कम हो जाएगा। अब बात करते हैं देखिए गैस की, तो गैस में क्या है, टेम्परेचर जब बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो उनका कोलिजन बढ़ जाता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका कोलिजन बढ़ जाता है। जब कोलिजन बढ़ जाता है तो विस्कोसिटी जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी। अब देखिए बात करें यदि प्रेशर की, तो प्रेशर बढ़ाने पर लिक्विड में जो विस्कोसिटी होती है बहुत नाम मात्र का, बहुत हाई प्रेशर जब बढ़ाते हैं तो बहुत नाम मात्र का उसकी विस्कोसिटी बढ़ती है। जनरल कंडीशन में तो इसे कह सकते हैं नॉर्मल प्रेशर पर तो विस्कोसिटी में कोई वेरिएशन होता ही नहीं, विस्कोसिटी लगभग कांस्टेंट ही रहती है, लेकिन हाई प्रेशर पर बहुत नाम मात्र की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं यदि गैस की, तो गैस में जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो इस पे विस्कोसिटी इसकी चेंज नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं, विस्कोसिटी विस्कोसिटी कांस्टेंट रहती है। अब हम लोग बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू और डेंसिटी रो का जो रेशियो होता है उसे हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं। इसकी ये जो यूनिट है मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब इसकी देखिए डायमेंशन आपको याद रखनी, एल स्क्वायर टी की पावर -1। सीजीएस यूनिट इसकी स्टोक होती है और आपको ये पॉइंट याद रखना कि एक स्टोक इक्वल होता है 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, या इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एयर की जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी पानी की तुलना में लगभग 15 टाइम अधिक होती है। ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी, जिसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं, और बल्क मॉडुलस जिसे के से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए प्रेशर के साथ वॉल्यूम में चेंज होने की जो एबिलिटी होती है उसे हम लोग कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। ये तो बात हो गई बीटा की। अब देखिए इक्वेशन यहाँ पे बल्क मॉडुलस के इक्वल ये डीपी अपॉन डीवी अपॉन वी, ये क्या है, बल्क मॉडुलस की इक्वेशन है। और बल्क जो यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल होती है, ये आपको याद रखना है। देखिए आइडियल फ्लूइड के लिए हम लोगों ने अभी चर्चा की थी कि जो बल्क मॉडुलस होगा वो इनफाइनाइट होगा और कंप्रेसिबिलिटी का मान जो होता है वो 0 होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सरफेस टेंशन, जिसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। कहने का मतलब अणुओं के बीच कोहेजन के कारण सरफेस पर लगने वाला जो फोर्स होता है उसे हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं।
इसकी इक्वेशन देखिए, सिग्मा इक्वल फोर्स अपॉन लेंथ। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर का सरफेस टेंशन होता है वो 0.0736 न्यूटन पर मीटर है। ये डेटा एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ से पूछा जाता है कि सरफेस टेंशन के पदों में प्रेशर जेट के लिए, लिक्विड जेट के लिए कितना होता है और ड्रॉपलेट के लिए कितना होता है, सॉफ्ट बबल के लिए कितना होता है। देखिए आपको याद रखना है P इक्वल 2 सिग्मा अपॉन डी, और यहाँ हो जाएगा ड्रॉपलेट के लिए 4 सिग्मा अपॉन डी और सॉफ्ट बबल के लिए 8 सिग्मा अपॉन डी। ये आपको इसी क्रम में आपको याद रखना है, 2 4 8। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि टेम्परेचर बढ़ने पर सरफेस टेंशन हमेशा घटता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैपिलरिटी की। तो किसी भी स्मॉल डायमीटर की ट्यूब में फ्लूइड का राइज या फॉल होना कैपिलरिटी कहलाता है। अब देखिए इसकी इक्वेशन, इससे छोटा न्यूमेरिकल एक बन सकता है और ये इक्वेशन आपको याद रखना है, H इक्वल 4 सिग्मा कास थीटा अपॉन रो जी डी। अब नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैपिलरी राइज की क्या कंडीशन होती है और फॉल की क्या कंडीशन होती है। तो देखिए जब एडहेसिव फोर्स का मान कोहेसिव फोर्स से अधिक हो जाएगा तो कैपिलरी राइज वाली कंडीशन आएगी। इस कंडीशन में देखिए थीटा जब 90 डिग्री से कम होगा तो ये वेटिंग लिक्विड वाली कंडीशन होगी, और दूसरा जब फॉल वाली कंडीशन में कोहेसिव फोर्स का मान एडहेसिव फोर्स से अधिक हो जाता है और इसमें कांटेक्ट एंगल थीटा की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री से अधिक हो जाती है और ये नॉन वेटिंग लिक्विड वाली कंडीशन होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कांटेक्ट एंगल की। तो देखिए वाटर और ग्लास के लिए जो कांटेक्ट एंगल का मान होता है वो 0 डिग्री होता है, आपको याद रखना है। जबकि मरकरी और ग्लास के लिए अप्रोक्सीमेट 128 डिग्री कांटेक्ट एंगल होता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो यदि ट्यूब डायमीटर देखिए 12 mm से अधिक हो जाता है तो कैपिलरिटी इफेक्ट 0 माना जाता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं वेपर प्रेशर या कैविटेशन की। तो वह प्रेशर जिस पर फ्लूइड बॉयल होना स्टार्ट कर दे वेपर प्रेशर कहलाता है। नेक्स्ट अब देखिए यदि सिस्टम प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो जाए तो इस कंडीशन को हम लोग कैविटेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए कैविटेशन के कारण क्या होता है, पिटिंग जैसे सरफेस डैमेज, ये कीवर्ड आपको याद रखना है। कैविटेशन के कारण पिटिंग, नॉइज और वाइब्रेशन पैदा होता है। ठीक, अब देखिए इस चैप्टर से संबंधित इस टाइप के बहुत छोटे मोटे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे ये दिया है द्रव्यमान, कहने का मतलब m की वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे वॉल्यूम दिया है v की वैल्यू। तो अब इसमें पूछा क्या है, पूछा है घनत्व। जब डेंसिटी की बात करें तो हम लोग पढ़े हैं रो इक्वल क्या होता है m अपॉन v, ये वाला फार्मूला लगा लेंगे। तो यहाँ 5000 ये दिया हुआ, वॉल्यूम दिया 6.4। ठीक, ये केजी पर मीटर क्यूब में वैल्यू आ जाएगी, ये सॉल्व कर लेंगे। अब बात करते हैं अपेक्षिक भार, कहने का मतलब स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्मॉल w बराबर पढ़ा था हम लोगों ने रो जी। तो अब देखिए यहाँ से जब रो निकाल लेंगे तो जी का मान 9.81 रख देंगे, तो यहाँ हमें w का मान, स्मॉल w का मान पता चल जाएगा, वो हो जाएगा हमारा स्पेसिफिक वेट। अब बात करते हैं विशिष्ट गुरुत्व की, स्पेसिफिक ग्रेविटी की। अब देखिए जैसे ही हमें ये रो पता चल जाएगा तो जब यहाँ हमें डेंसिटी तो पता हो गई, अब जब डेंसिटी पता हो जाएगी तो हम स्टैंडर्ड लिक्विड जैसे वाटर की डेंसिटी से जब डिवाइड कर देंगे 1000 से तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी की भी वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए ये क्वेश्चन है बहुत आसान, लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं कि ऑप्शन में हम देखते हैं कि हमें एक ऑप्शन मिल जाता है कोई, बाकी के दोनों ऑप्शन हम लोग नहीं मिलाते हैं और जल्दबाजी में कोई ऑप्शन टिक कर देते हैं तो गलत हो जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर इंटेंसिटी किसे कहते हैं। तो किसी फ्लूइड द्वारा किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए लंबवत बल को प्रेशर इंटेंसिटी कहते हैं। इसकी इक्वेशन देखिए P इक्वल डी एफ अपॉन डी ए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। अब देखिए इसे अक्सर केवल प्रेशर भी कह दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए
स्टैटिक फ्लूइड में गहराई h पर इंटेंसिटी जो होगी वो P इक्वल रो जी एच, या इसी रो जी को जब हम ओमेगा लिख लेते हैं तो ये ओमेगा एच होती है। ठीक, ये तो बात हो गई प्रेशर इंटेंसिटी की। बात करें, देखिए हाइड्रोस्टैटिक लॉ किसे कहते हैं, द्रव स्थैतिक नियम। तो किसी फ्लूइड में गहराई बढ़ने के साथ प्रेशर बढ़ने की दर उसके स्पेसिफिक वेट के बराबर होती है। इसे हम लोग हाइड्रोस्टैटिक लॉ कहते हैं। इक्वेशन देखिए, डीपी अपॉन डी एच इक्वल रो जी। नेक्स्ट बात करते हैं पास्कल लॉ की कि पास्कल का क्या नियम है। तो किसी रुके हुए द्रव, कीवर्ड पकड़ना है आपको, स्टैटिक लिक्विड होगा और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के किसी बिंदु पर प्रेशर की इंटेंसिटी सभी दिशाओं में समान होती है। ये पास्कल का नियम है। अब देखिए इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स डायरेक्शन में जो प्रेशर होगा वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में आपस में बराबर होगा। इसका उपयोग हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक में किया जाता है। ये तो हो गई बात पास्कल लॉ की। अब देखिए हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या है। तो प्रेशर केवल वर्टिकल डेप्थ एच पर निर्भर करता है, बर्तन के शेप या साइज पर नहीं। इसे हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कहते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ बात करते हैं टोटल प्रेशर फोर्स की। तो किसी फ्लूइड द्वारा किसी सतह पर लगने वाले कुल लंबवत बल के योग को टोटल प्रेशर कहते हैं। इसकी इक्वेशन क्या है, एफ इक्वल प्रेशर इंटेंसिटी, एवरेज जो प्रेशर इंटेंसिटी हो और टोटल जो उसका एरिया हो, उसे हम लोग टोटल प्रेशर फोर्स कहते हैं। अब देखिए इसका जो फार्मूला ड्राइव होके आता है, एफ इक्वल रो जी एक्स बार ए। इसकी जो यूनिट है न्यूटन या किलो न्यूटन में होती है, आपको याद रखना। जब प्रेशर इंटेंसिटी की बात करता है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। जब टोटल प्रेशर की बात करेगी या टोटल प्रेशर फोर्स, कहीं कहीं टोटल प्रेशर फोर्स ना देकर टोटल प्रेशर भी लिखा रहता है, तो गलती आपको नहीं करना। बात करें टोटल प्रेशर की तो आपको यही मानना है कि ये टोटल प्रेशर फोर्स है, जिसकी यूनिट न्यूटन या किलो न्यूटन में होगी। फार्मूला आपको ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इससे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो एफ इक्वल रो जी एक्स बार ए। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर, जिसे दाब केंद्र कहते हैं। तो वह बिंदु जहां टोटल प्रेशर फोर्स कार्य करता है वो सेंटर ऑफ प्रेशर कहलाता है। अब यह हमेशा सेंट्रॉइड एक्स बार के नीचे होता है, ये आपको याद रखना है। देखिए हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा एक्स बार के बराबर होगा। वर्टिकल सरफेस के लिए एच बार जो होगा आई जी अपान ए एक्स बार प्लस एक्स बार, ये फार्मूला होता है। और इंक्लाइंड सरफेस के लिए एच बार का जो फार्मूला होता है आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपान ए एक्स बार प्लस एक्स बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, छोटा सा न्यूमेरिकल इससे बन सकता है। अब नेक्स्ट देखिए इफेक्ट ऑफ डेप्थ। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की दूरी कम होती जाती है। कहने का मतलब जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के करीब जाने लगता है। अब देखिए बात करते हैं डेंसिटी का क्या इफेक्ट है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर की लोकेशन फ्लूइड की डेंसिटी पर निर्भर नहीं करती। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब देखिए इस टेबल से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। रेक्टेंगल की बात करेगा तो देखिए एक्स बार उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और एच बार यहाँ सेंटर ऑफ प्रेशर है, और एच क्या है, वो टॉप से इसकी डेप्थ है। तो आप ध्यान दीजिए आप कि जब पूछेगा रेक्टेंगल के लिए तो एच बार की वैल्यू क्या होगी, 2h अपान 3 होगी। इसी प्रकार देखिए ट्रायंगल का जो बेस है जब ऊपर रहेगा तो इस कंडीशन में क्या है, एच बार जो होगा वो h/2 होगा। अब बात करें देखिए इस वाले ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में क्या है कि जो बेस है वो नीचे है वाटर लेवल से, तो इस कंडीशन में एच बार की जो वैल्यू होगी वो 3h/4 होगी। जनरली ये तीनों रेक्टेंगल और टेंगल के, ट्रायंगल के दोनों ये केस ये लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी आपको ये ध्यान देना है सर्किल के लिए 5r/4 होता है और ट्रेपोजॉइड के लिए ये होता है, और इसी प्रकार ये सेमी सर्किल के लिए 5r/8 होता है। ये टेबल आपको जरूर याद रखना है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर की। तो देखिए बात करें सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे पीएटीएम कहते हैं। पृथ्वी के वातावरण द्वारा लगाया गया जो दाब होता है उसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, तो 1.01325 बार में, और बात करें यदि किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में तो 101.325
किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। अब बात करें यदि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की, तो इसी में जब 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 101 325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल जो होता है वो 760 ऑफ Hg पारे के बराबर होगा और 10.3 मीटर पानी के बराबर होगा। ठीक, ये तो बात हो गई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। अब देखिए बात करते हैं गेज प्रेशर की, जिसे हम लोग पी गेज से प्रदर्शित करते हैं। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 मानकर मापा गया जो दाब होगा उसे हम लोग गेज प्रेशर कहते हैं। अभी देखिए इस डायग्राम से समझिए, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इसे अगर हम 0 मान लेते हैं, इसके बाद जो ये ऊपर हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं इसे हम लोग पी गेज कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं वैक्यूम प्रेशर की। तो जब दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो तो इसे निगेटिव गेज प्रेशर कहते हैं, जिसे हम लोग वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। ये वाला जो निगेटिव गेज प्रेशर होता है कि इसे हम लोग वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अब्सोल्यूट प्रेशर की। तो अब्सोल्यूट 0 से मापा गया दाब अब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। देखिए ये वाला जो लाइन है ये अब्सोल्यूट 0 की लाइन है और यहाँ से ये जो प्रेशर नापा गया है तो ये हमारा अब्सोल्यूट प्रेशर होता है। और देखिए यहीं से यहाँ तक का प्रेशर भी जब हम नापेंगे तो ये भी हमारा अब्सोल्यूट प्रेशर होगा। तो देखिए पी एब्सोल्यूट इक्वल क्या होगा, पी एटीएम प्लस पी गेज। यहाँ से देखिए पी एब्सोल्यूट ये वाला है तो पी एटीएम यहाँ तक हो गया और यहाँ से यहाँ तक पी गेज, तो इन दोनों का जो सम होगा वो पी एब्सोल्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए पी एब्सोल्यूट क्या होगा, पी एटीएम यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से ये वाला अगर माइनस कर देंगे पी वैक्यूम तो ये हमें पी एब्सोल्यूट मिल जाएगा। ये एक मास्टर इक्वेशन है इसकी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस की। बात करें यदि बैरोमीटर की, तो हम लोग पढ़ते चले आए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है, इसमें मरकरी का उपयोग किया जाता है। बात करें यदि पीजोमीटर की, तो यह सबसे सिंपल मैनोमीटर है। यह केवल गेज प्रेशर मापता है और गेज प्रेशर किस तरीके का, मॉडरेट लेवल का गेज प्रेशर मापता है। यह गैस प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर नहीं नापता है। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात करते हैं यूट्यूब मैनोमीटर की। तो इसमें एक मैनोमेट्रिक लिक्विड होता है जो हाई डेंसिटी वाला होता है, जैसे मरकरी। यह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रेशर मेजर कर सकता है, यूट्यूब मैनोमीटर आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो दो अलग अलग बिंदुओं के बीच प्रेशर डिफरेंस, मतलब प्रेशर का डिफरेंस, दाब का अंतर मापने के लिए डिफरेंशियल मैनोमीटर नाम से ही पता चल रहा है। बात करते हैं इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। इस बहुत कम, कहने का मतलब लो प्रेशर डिफरेंस मापने के लिए क्या होता है, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बोर्डन ट्यूब गेज की। तो हाई प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोग बोर्डन ट्यूब गेज का यूज करते हैं। ये एक प्रकार का मैकेनिकल गेज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रो मैनोमीटर की, जिसमें बात करें सबसे पहले सिंगल कॉलम मैनोमीटर की। तो इसमें एक बड़ा रिजर्वायर होता है जिससे इसकी जो प्रिसीजन है वो बढ़ जाती है। ये तो हो गई बात सिंगल कॉलम मैनोमीटर की। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंक्लाइंड मैनोमीटर। तो ये बहुत सेंसिटिव होता है, छोटे प्रेशर चेंज को बड़े स्केल पर देखने के लिए इंक्लाइंड मैनोमीटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इसकी इक्वेशन क्या है, H इक्वल L इंटू साइन थीटा है। L क्या है, कॉलम में द्रव की लंबाई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में लगातार पूछा जाता है कि मैनोमीटर बैलेंसिंग ऑफ कॉलम के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए यहाँ से ये भी आपको एक बार देख लेना है। एक बार इक्वल होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 100 किलो पास्कल है। एक पास्कल इक्वल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक टार इक्वल होता है 1 ऑफ Hg और 1 किलोग्राम फोर्स अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 9.81 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लगभग एक बार के बराबर। ठीक, ये आपको देख लेना है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग बात करते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स की। तो फ्लूइड मैकेनिक्स की वह शाखा जिसमें हम फ्लूइड मोशन, मुख्य रूप से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का अध्ययन करते हैं, बिना उन फोर्सेस पर विचार किए जो इस मोशन का कारण है। ठीक, तो इसमें कहने का मतलब हम लोग सिर्फ मोशन की बात करेंगे और वो मोशन किस फोर्स के कारण हो रहा है,
हम उस फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे। अब बात करें, देखिए मोशन अध्ययन के तरीके हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हम लोग लैग्रेंजियन मेथड की। तो इसमें एक सिंगल फ्लूइड पार्टिकल के व्यवहार को समय के साथ ट्रैक किया जाता है। यह कठिन है और कम उपयोग होता है। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं आइलेरियन मेथड की। तो इसमें अंतरिक्ष में एक फिक्स्ड पॉइंट चुना जाता है और वहां से गुजरने वाले सभी कणों के वेग, दाब आदि का अध्ययन किया जाता है। फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा उपयोग इसी का होता है, आइलेरियन मेथड का। ठीक। अब देखिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो की, प्रवाह के प्रकार। तो बात करें यदि स्टेडी फ्लो की, तो यदि किसी बिंदु पर फ्लूइड प्रॉपर्टी जैसे वेलोसिटी, प्रेशर या डेंसिटी समय के साथ नहीं बदलती हैं, तो ऐसे फ्लो को हम लोग स्टेडी फ्लो कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अनस्टेडी फ्लो को। तो प्रॉपर्टी जब समय के साथ बदलती हैं, कहने का मतलब वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी जब समय के साथ बदलती हैं, तो उसे हम लोग अनस्टेडी फ्लो या परिवर्ती प्रवाह कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए बात करते हैं यूनिफॉर्म फ्लो की। तो इस टाइप के फ्लो में क्या होता है, किसी निश्चित समय पर जो वेलोसिटी है वो स्थान, कहने का मतलब स्पेस लेंथ के साथ यदि नहीं बदलती, तो उस टाइप के फ्लो को यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। बात करें यदि नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की, तो इसमें क्या होता है, जो वेलोसिटी है वो स्थान के साथ बदलती है। जैसे वेरिएबल क्रॉस सेक्शन वाले पाइप, इसमें क्या होगा, किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे वेलोसिटी कुछ और होगी और किसी दूसरे पर्टिकुलर सेक्शन पे उसकी वेलोसिटी कुछ और होगी। तो इस टाइप का जो फ्लो होगा उसे हम नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। अब बात करते हैं लेमिनार फ्लो की। तो देखिए जब फ्लूइड पार्टिकल एक के पीछे एक स्ट्रेट लाइन में, मतलब परतों में चलता है, तो इस टाइप के फ्लो को हम लोग लेमिनार फ्लो कहते हैं और ये लो वेलोसिटी पर संभव होता है। नेक्स्ट बात करते हैं टर्बुलेंट फ्लो की। तो जब पार्टिकल का रास्ता जिगजैग या अनियमित होता है, तो उसे टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। जब वेलोसिटी हाई होती है तब टर्बुलेंट फ्लो हमें देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए रोटेशनल फ्लो की। तो यदि पार्टिकल अपनी एक्सिस पर घूमते हुए आगे बढ़े, तो ऐसे फ्लो को रोटेशनल फ्लो कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है। अब बात करें देखिए इरोटेशनल फ्लो की। तो यदि पार्टिकल अपनी एक्सिस पर नहीं घूमते, जैसे फ्री वर्टेक्स फ्लो, आगे देखेंगे, तो उसे हम लोग इरोटेशनल फ्लो कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंप्रेसिबल फ्लो की। तो कंप्रेसिबल फ्लो में क्या होता है कि जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है। कहने का मतलब डेंसिटी वेरी करती है। तो इस टाइप के फ्लो को हम लोग कंप्रेसिबल फ्लो कहते हैं। बात करें यदि इनकम्प्रेसिबल फ्लो की, तो इसमें जो फ्लूइड की डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है इनकम्प्रेसिबल फ्लो में, ये आपको याद रखना है। अब देखिए बात करें फ्लो लाइंस की। तो सबसे पहले बात करें स्ट्रीम लाइन की। तो वह काल्पनिक रेखा जिसके किसी बिंदु पर खींची गई जो टेंजेंट होता है उस बिंदु पर वेलोसिटी की दिशा बताती है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रीम लाइन। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से याद रखना है कि दो स्ट्रीम लाइन जो है कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट अब बात करते हैं पाथ लाइन क्या होता है। तो एक सिंगल पार्टिकल द्वारा अपने पूरे सफर में तय किया गया जो वास्तविक रास्ता होता है उसे हम लोग पाथ लाइन कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रीक लाइन की। तो एक निश्चित बिंदु जैसे चिमनी के सिरे से गुजरने वाले सभी पार्टिकल का किसी क्षण पर जो स्थान है वो स्ट्रीक लाइन है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए स्टेडी फ्लो के लिए स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन तीनों समान होनी चाहिए। ठीक, ये कंडीशन है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, इसे हिंदी में सातत्य समीकरण कहते हैं। यह कंजर्वेशन ऑफ मास के सिद्धांत पर आधारित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इसकी इक्वेशन क्या है, a1v1 बराबर a2v2 इक्वल कांस्टेंट। ये किस फ्लूइड के लिए है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए सर्कुलेशन एंड वर्टिसिटी। तो देखिए वर्टिसिटी इक्वल क्या होता है, यह रोटेशन का दुगना होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है वर्टिसिटी इक्वल, ये रोटेशन है और रोटेशन का दोगुना होता है। यही एग्जाम में ये पॉइंट पूछा गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं वर्टेक्स फ्लो की। तो जब फ्लूइड एक कर्व पाथ में घूमता है तो उसे वर्टेक्स फ्लो कहते हैं। और वर्टेक्स फ्लो में भी दो टाइप हैं, एक फ्री वर्टेक्स, एक फोर्स वर्टेक्स। अब बात करें फ्री वर्टेक्स की, तो बिना किसी बाहरी टार्क के जो हमारा फ्लूइड फ्लो करता है उसे हम लोग फ्री वर्टेक्स फ्लो कहते हैं।
इसका एग्जांपल देखिए, जैसे भंवर, वाश बेसिन का पानी, ये सब फ्री वर्टेक्स के अंतर्गत आता है। इसका ये इक्वेशन आपको याद रखना है, वी आर इक्वल कांस्टेंट। ये इक्वेशन आपको याद रखना है। इसमें पूछेगा कि जो वेलोसिटी होगा, अब वी आर इक्वल जब कांस्टेंट होगा तो इसे हम लोग अगली लाइन में लिख सकते हैं, वी इक्वल 1/r। यहाँ से आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। अब देखिए, बात करते हैं फोर्स। तो इसमें जो फ्लूइड का फ्लो होता है वो बाहरी टार्क के कारण होता है। अब देखिए, इसके एग्जांपल आपको याद रखने हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो पंप का हमारे इम्पेलर होता है, उसके अंदर का जो पानी होता है वो फोर्स वर्टेक्स के अंतर्गत आता है। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, V अपान आर इक्वल कांस्टेंट इसमें होता है। उसमें देखिए वी आर इक्वल कांस्टेंट होता है, इसमें V अपान आर इक्वल कांस्टेंट होता है, और इसे ही हम लोग लिख सकते हैं V बराबर आर ओमेगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। तो इसमें देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स वह शाखा है जिसमें फ्लूइड मोशन के साथ साथ उन फोर्सेस का भी अध्ययन किया जाता है जो इस मोशन का कारण। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ मोशन की स्टडी करते थे, लेकिन फ्लूइड डायनेमिक्स में हम मोशन के साथ साथ उन फोर्सेस की भी स्टडी करेंगे जो उस मोशन का कारण है। अब देखिए, यह न्यूटन सेकंड लॉ F बराबर ma पर आधारित है। अब देखिए, फोर्सेस एक्टिंग ऑन फ्लूइड इन मोशन। बात करें यदि ग्रेविटी फोर्स की, इसे Fg से प्रदर्शित करते हैं, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स, टर्बुलेंट फोर्स और कंप्रेसिबिलिटी फोर्स। ठीक। अब देखिए, आयलर इक्वेशन जो होती है, जो आयलर की इक्वेशन होती है, इसमें ग्रेविटी फोर्स और प्रेशर फोर्स ये ऐड होते हैं, जबकि नेवियर स्टोक्स इक्वेशन जो होती है उसमें ग्रेविटी, प्रेशर और विस्कस फोर्स ऐड होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रेनॉल्ड इक्वेशन की। तो इसमें ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स और टर्बुलेंट फोर्स ये ऐड होते हैं रेनॉल्ड इक्वेशन में, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं बर्नौली इक्वेशन की। तो यह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के सिद्धांत पर आधारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। बर्नौली के अजम्पशंस क्या हैं कि जो फ्लूइड होना चाहिए वो आइडियल होना चाहिए। आइडियल कहने का मतलब स्टडी होना चाहिए, और इनकम्प्रेसिबल और इरोटेशनल होना चाहिए। बर्नौली की ये कंडीशन है, ये अजम्पशन है। अब बात करते हैं इक्वेशन की। तो जेड प्लस पी अपान रो जी प्लस वी स्क्वायर अपान 2g इक्वल कांस्टेंट, ये बर्नौली की इक्वेशन है। जहां पे देखिए पी अपान रो जी ये वाला जो पोर्शन है उसे हम लोग प्रेशर हेड कहते हैं, और वी स्क्वायर अपान 2g ये वाला जो पोर्शन है उसे हम लोग काइनेटिक या वेलोसिटी हेड कहते हैं। अब बचा जो जेड है, तो जेड को हम लोग पोटेंशियल हेड या डेटम हेड कहते हैं। ये सभी पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अब रियल फ्लूइड के लिए क्या होगा, देखिए आइडियल फ्लूइड में किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होता है। और बात करें यदि रियल फ्लूइड की, तो देखिए सेम है, यहाँ पे रोजी की जगह ये ओमेगा लिखा है, P1 अपान रोजी या ओमेगा प्लस V1 स्क्वायर अपान 2g प्लस Z1। ठीक उसी प्रकार P2 अपान ओमेगा प्लस V2 स्क्वायर अपान 2g प्लस Z2। और यहाँ पे देखिए ये लॉस ऐड कर दिया गया है क्योंकि रियल फ्लूइड में लॉसेस होते हैं। अब देखिए, बात करते हैं बर्नौली के अनुप्रयोग। इसमें सबसे पहले बात करते हैं वेंचुरीमीटर की। तो इसका जो पर्पज होता है, पाइप में डिस्चार्ज मापने के लिए वेंचुरीमीटर का यूज करते हैं। अब देखिए, इस वेंचुरीमीटर के कुछ पार्ट होते हैं, जिसमें एक कन्वर्जिंग पार्ट होता है, बीच में थ्रोट होता है जिसका एरिया सबसे कम होता है। उसके बाद डाइवर्जिंग पार्ट होता है, इसे लंबा रखा जाता है ताकि फ्लो सेपरेशन ना हो। अब देखिए, डाइवर्जिंग जो एंगल होगा वो 5 डिग्री 7 डिग्री होता है, जबकि कन्वर्जिंग एंगल जो होता है 20 से 22 डिग्री होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए, हम लोग ऐसे का देखते थे वेंचुरीमीटर। इसमें देखिए ये वाला जो पार्ट होता है ये कन्वर्जिंग पार्ट होता है, ये वाला डाइवर्जिंग पार्ट होता है। ये वाला जो एंगल होता है वो कन्वर्जिंग एंगल होता है, और ये वाला जो एंगल होता है यहाँ, ये डाइवर्जिंग एंगल होता है। ठीक। तो डाइवर्जिंग एंगल हमको पता है 5 डिग्री से 7 डिग्री होता है, और कन्वर्जिंग एंगल कितना होता है 20 डिग्री से 22 डिग्री, ये आपको याद रखना है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, इसकी इक्वेशन समझ लीजिए। क्यू एक्चुअल इक्वल होता है CD A1 A2 अपान अंडर रूट A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर इंटू
√2gh। ये फार्मूला आपको, इक्वेशन आपको याद रखनी है। अब देखिए वेंचुरीमीटर में CD की जो वैल्यू होती है वो 0.95 से 0.98 के बीच होती है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या है, थ्रोट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और प्रेशर मिनिमम होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये जो थ्रोट है यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और प्रेशर मिनिमम होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं आरफिस मीटर की। तो इसका पर्पज क्या है, यह भी डिस्चार्ज मापता है लेकिन ये सस्ता और कम जगह घेरने वाला होता है। इसकी इक्वेशन आपको क्यू एक्चुअल इक्वल CD A1 A0 अपान √A1 के स्क्वायर माइनस A0 के स्क्वायर इंटू √2gh। ये आपको याद रखना है। कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD की जो वैल्यू होगी ऑर्फिस मीटर के लिए वो बहुत ही कम, कहने का मतलब 0.6 से 0.65 के बीच होती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अब बात करते हैं वेना कंट्रैक्टा की। तो वेना कंट्रैक्टा किसे कहते हैं, तो वह बिंदु जहां एरिया सबसे कम और वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है आर्फिस में, वो वेना कंट्रैक्टा उसे कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं पिटॉट ट्यूब की। इसका पर्पज क्या है, ये किसी बिंदु पर लोकल वेलोसिटी मापने के लिए इसका यूज होता है। अब देखिए इसका प्रिंसिपल देखिए, तो यह स्टैग्नेशन प्रेशर के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब ये स्टैग्नेशन प्रेशर का सिद्धांत क्या है, जहां काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में बदलती है वो स्टैग्नेशन पॉइंट कहलाता है। ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं इक्वेशन इसकी। तो V एक्चुअल इक्वल होता है CV √2gh। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं यदि कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी CV की, तो इसकी जो वैल्यू होती है लगभग 0.98 होती है। ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए बात करते हैं हाइड्रोलिक कॉफिशिएंट, इसे हिंदी में जलीय गुणांक कहते हैं। सीसी इसे कॉफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन कहते हैं। एरिया एट वेना कंट्रैक्टा अपान एरिया ऑफ ऑरिफिस का जो रेशियो होता है इसे हम लोग सीसी या कॉफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन कहते हैं। अब बात करें देखिए कॉफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी सीवी की, तो एक्चुअल वेलोसिटी और थ्योरेटिकल वेलोसिटी का जो रेशियो होता है उसे हम लोग सीवी या कॉफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट इसका देखिए फार्मूला भी आपको याद रखना है, CV इक्वल V/√2gh, या इसी को हम लोग लिख लेते हैं x/√4yh। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब देखिए बात करते हैं CD की, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की। तो एक्चुअल डिस्चार्ज और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का जो रेशियो होता है उसे हम लोग CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कहते हैं। इनके बीच के ये जो रिलेशन है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है एग्जाम में। CD इक्वल होता है CC इंटू CV। आप देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, तो आपको बताना है कि इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स रेनॉल्ड नंबर कहलाता है। इसे RE से प्रदर्शित करते हैं। फ्राउड नंबर क्या होता है, देखिए अब सिर्फ रेनॉल्ड नंबर है जो अंडर रूट के बाहर है। याद कैसे करना है आपको, बाकी सारे फ्राउड नंबर, ऑयलर नंबर, वेबर नंबर, मैक नंबर सब अंडर रूट के अंदर है। और याद करने की कैसे याद करेंगे, सब में देखिए इनर्शिया फोर्स इसमें भी स्टार्टिंग में है, ऊपर इसमें भी है, इसमें भी, इसमें सब में है। नीचे वाला बदल रहा है, इसमें फ्राउड में होता है ग्रेविटी, और आयलर में प्रेशर फोर्स आ जाता है, वेबर में सरफेस टेंशन फोर्स आ जाता है, और मैक नंबर में इलास्टिक फोर्स आ जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक। अब देखिए बात करें यदि मैक नंबर की, तो मैक नंबर को M से प्रदर्शित करते हैं। वही देखिए M यहाँ पे लिखा हुआ मैक नंबर। M का मान यदि 1 से कम होगा तो ऐसे फ्लो को हम लोग सबसोनिक फ्लो कहेंगे। M का मान 1 के बराबर होगा तो सोनिक फ्लो होगा। M का मान 1 से 5 के बीच होगा तो सुपरसोनिक फ्लो होगा। M का मान 5 से अधिक होगा तो हाइपरसोनिक फ्लो होगा। अब देखिए बात करते हैं फ्राउड नंबर FR की। तो ये देखिए फ्राउड नंबर की वैल्यू दी हुई है। अब फ्राउड नंबर में देखिए जब फ्राउड नंबर 1 से 1.7 के बीच होता है तो अनड्यूलर जंप कहते हैं उसे। अब 1.7 से 2.5 के बीच होता है तो वीक जंप कहते हैं। अब 2.5 से 4.5 के बीच होता है उसे ऑस्किलेटिंग जंप कहते हैं। 4.5 से 9 के बीच स्टेडी जंप कहते हैं। और 9 से जब अधिक हो जाएगा तो उसे हम लोग स्ट्रांग या चौपी जंप कहते हैं। ये तो बात हो गई फ्राउड नंबर की। अब बात करते हैं देखिए बायोंसी या उत्प्लावकता, इसे हिंदी में कहते हैं। वैसे तो आपके यूपी ट्रिपल एस सी जेई के सिलेबस में ये चैप्टर दिया नहीं है, फिर भी एक बार बहुत कम समय में 2-3 मिनट में इसे हम देख लेते हैं। जब किसी बॉडी को फ्लूइड में डुबाया जाता है तो फ्लूइड उस पर एक अपवर्ड फोर्स, ऊपर की तरफ एक बल लगाता है। इसी फोर्स को हम लोग बायोंट फोर्स कहते हैं। इसका मान विस्थापित द्रव के भार, कहने का मतलब वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के बराबर होता है।
हम लोग पढ़ते चले आए हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये है कि किसी डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला जो बायोंट फोर्स होता है उसके द्वारा हटाए गए फ्लूइड के वेट के बराबर होता है। ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब देखिए स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी, तो इनका जो स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी चेक होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायोंसी की पोजीशन से होता है। तो देखिए जब जो सेंटर ऑफ बायोंसी होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर होगा, तो हमारा जो बॉडी होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। इसी प्रकार जब बी जी के नीचे होगा, कहने का मतलब सेंटर ऑफ जो बायोंसी होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे होगा, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। अब देखिए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की कंडीशन बॉडी कब होगा? जब बी और जी एक ही पॉइंट पर मतलब कोइंसाइड हो, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में बॉडी होगा। अब देखिए स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज, तो इनका जो स्टेबिलिटी चेक होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ नहीं 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 यहाँ पे सेंटर ऑफ बायोंसी ना होके यहाँ पे होगा मेटा सेंटर। मेटा सेंटर, तो इनका जो स्टेबिलिटी चेक होगा वो मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन से होता है। तो अब बात करते हैं मेटा सेंटर क्या है। तो देखिए जब बॉडी को थोड़ा झुकाया या टिल्ट किया जाता है तो बायोंट फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन जिस पॉइंट पर सेंट्रल एक्सिस को काटती है उसे हम लोग मेटा सेंटर कहते हैं। अब देखिए इसमें जो स्टेबल अनस्टेबल की कंडीशन होती है, जब मेटा सेंटर जी से ऊपर होता है तो जो बॉडी होगी वो स्टेबल कंडीशन में होगी, और जब मेटा सेंटर जी से नीचे होगा तो बॉडी हमारी अनस्टेबल कंडीशन में होगी, और मेटा सेंटर और जी जब कोइंसाइड करेंगे तो बॉडी न्यूट्रल कंडीशन में होगी। अब देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल बनने वाले हैं आपके एग्जाम में, जहाँ से मुझे लग रहा है कि एक दो न्यूमेरिकल अगर बनते हैं तो या तो ये फ्लूइड प्रॉपर्टी वाले चैप्टर से बनेंगे, या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, या ओपन चैनल फ्लो। तो एक बार ये 3 चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल, हल्के-फुल्के न्यूमेरिकल आपको देख लेने हैं। जनरली जो क्वेश्चन बनेंगे संभवतः इन्हीं से बन जाने की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं फ्लो थ्रू पाइप की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं कि रेनॉल्ड नंबर किसे कहते हैं। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा है उधर कि इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स क्या होता है, वो रेनॉल्ड नंबर होता है। इसकी इक्वेशन देखिए ये इंपॉर्टेंट है। इसकी इक्वेशन आर इक्वल रो वी डी अपॉन म्यू, या इसे वी डी अपॉन न्यू लिख सकते हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है। इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से छोटा सा न्यूमेरिकल बनता है। अब बात करें देखिए लैमिनार फ्लो की। पूछा जाता है कि जब रेनॉल्ड नंबर का मान 2000 से कम होता है तो लैमिनार फ्लो होता है, अब 2000 4000 के बीच होता है तो ट्रांजिशन फ्लो होता है, और 4000 से अधिक होता है तो टर्बुलेंट फ्लो होता है। आपको याद रखना है। अब देखिए पाइप में कुछ मेजर और माइनर लॉस होते हैं। तो मेजर एनर्जी एनर्जी लॉस की बात करें तो पाइप की सतह और फ्लूइड के बीच जो फ्रिक्शन के कारण लॉस होता है उसे मेजर एनर्जी लॉस की कैटेगरी में लेते हैं। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं चेजी इक्वेशन की, तो V बराबर सी रूट आर एस, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। और C की वैल्यू जो होती है वो अंडर रूट 8G अपान F के बराबर होती है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। डार्सी विसबैच इक्वेशन जो है HF इक्वल 4FL V² अपॉन 2G, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। जहाँ पे F क्या है? F है फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। जो देखिए ये स्मॉल वाला जो F है वो यहाँ पे फ्रिक्शन कॉफिशिएंट होता है इस फार्मूले में। अब अगर कैपिटल F रहे, जब F कैपिटल हो जाए यहीं, तो यहाँ पे देखिए ये फार्मूला चेंज हो जाता है और यहाँ पे हो जाता है HF इक्वल FL V² अपॉन 2GD। क्योंकि अब देखिए 4 गायब हो गया, क्योंकि जो बड़ा वाला F फ्रिक्शन फैक्टर होता है वो 4F के बराबर होता है। ठीक, ये आपको याद रखना है, ये रिलेशन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब लैमिनार फ्लो के लिए क्या होता है, जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट होता है वो 16/RE होता है, और फ्रिक्शन फैक्टर बड़ा वाला F क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर, ये 64/RE होता है। याद आपको कैसे रखना है, याद आपको इस टाइप से रखना है। देखिए बड़ा वाला क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर है, तो बड़ा वाला ये बड़ी वैल्यू है 64। ये क्या है, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट छोटा है, छोटी वैल्यू क्या है 16, तो 16/RE और 64/RE आपको याद रखना है। ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक, जैसे भी आप याद कर सके आप याद कर लीजिए। बात करें देखिए टर्बुलेंट फ्लो की, तो स्मूथ पाइप के लिए
जो फ्रिक्शन कॉएफिशिएंट का मान होता है वो 0.316 अपान आर ई की पावर 1/4। ठीक, ये हो गया स्मूथ पाइप के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं माइनर एनर्जी लॉस। तो पाइप के शेप या डायरेक्शन में बदलाव के कारण जो लॉस होते हैं वो माइनर एनर्जी लॉस में आते हैं। ठीक, इसमें देखिए पूछे जाते हैं कि सडन एक्सपेंशन के कारण जो लॉस होता है वो H इक्वल V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन 2G होता है एक्सपेंशन की कंडीशन में। इसी प्रकार सडन कंट्रैक्शन में क्या होता है 0.5 V2 का स्क्वायर अपॉन 2G होता है। इसी प्रकार देखिए एंट्रेंस की कंडीशन में क्या होता है 0.5 V स्क्वायर अपॉन 2G होता है। अब देखिए एग्जिट में क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन 2G होता है। इसी प्रकार बेंड और फिटिंग लॉस में क्या होता है के वी स्क्वायर अपॉन 2G होता है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब देखिए बात करें यदि कंपाउंड पाइप की, तो देखिए पाइप जब सीरीज में रहे पूछा जाता है पाइप सीरीज में रहेगा तो क्या होगा डिस्चार्ज सेम रहता है। ठीक, अब पाइप डिस्चार्ज सेम रहेगा तो हेड लॉस क्या होगा, हेड लॉस जुड़ता है इसमें जब पाइप सीरीज में रहता है। अब पाइप जब पैरेलल में रहता है तो इसमें हेड लॉस समान रहता है और डिस्चार्ज ऐड होता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इक्विवेलेंट पाइप की। तो वह पाइप जिसका डिस्चार्ज और हेड लॉस कंपाउंड पाइप के बराबर हो तो उसे हम लोग इक्विवेलेंट पाइप कहते हैं। देखिए ड्यूपिट इक्वेशन क्या है, L अपॉन डी की पावर 5 बराबर L1 अपॉन D1 की पावर 5 प्लस L2 अपॉन D2 की पावर 5 प्लस L3 अपॉन D3 की पावर 5। ये इक्वेशन आपको याद रखना है, इसे ड्यूपिट इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं TEL, इसे कहते हैं टोटल एनर्जी लाइन। देखिए इसका जो फार्मूला P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G प्लस जेड, ये जो इक्वेशन है इसी ग्राफ को हम लोग टोटल एनर्जी लाइन कहते हैं। यह हमेशा फ्लो की दिशा में नीचे गिरता है, डाउनवर्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और ये हमेशा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन HGL के ऊपर रहती है, टोटल एनर्जी लाइन। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं HGL की हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, जिसे जिसकी जो इक्वेशन है जो ग्राफ है जो Z प्लस पी अपन रो जी है, यह पाइप के सेंटर से प्रेशर हेड की ऊंचाई बताता है। ठीक है, ये हो गया हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होती है वो राइज या फॉल, कहने का मतलब वो अ, चढ़ भी सकती है और गिर भी सकती है, लेकिन टोटल एनर्जी लाइन जो होगी वो हमेशा गिरेगी। ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप। तो बात करें यदि पावर की तो उसका फार्मूला आपको एक बार ध्यान से देख लेना है। P इक्वल रो जी क्यू एच माइनस एच एफ, इसकी यूनिट जो है वो वाट है। ठीक, बात करें यदि इफिशियंसी की, तो ये एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है बा इफिशियंसी, तो इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं, ईटा इक्वल एच माइनस एच एफ अपान एच। अब मैक्सिमम पावर कंडीशन ये वाला पॉइंट पूछा जाता है कि एच एफ जो होगा वो जब H/3 होगा, कहने का मतलब हेड लॉस जो होगा वो कुल हेड का 1/3 हो जाता है। तो इस कंडीशन में मैक्सिमम पावर कंडीशन की कंडीशन ये होती है। अब बात करते हैं मैक्सिमम इफिशियंसी की, तो इस कंडीशन पर इफिशियंसी जो होगी वो 66.7% होती है। ये डेटा एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं देखिए वाटर हैमर की। तो जब पाइप में बहते हुए पानी को अचानक रोका जाता है तो प्रेशर वेव्स उठती हैं, जिससे बहुत तेज शोर होता है, जिसे हम लोग नॉकिंग कहते हैं। मतलब एकदम से दाब बढ़ जाता है और इसे ही जल आघात या वाटर हैमर कहते हैं। इससे पाइप फट सकता है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए सर्ज टैंक का यूज किया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। वाटर हैमर को कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है, सर्ज टैंक का। अब देखिए क्रिटिकल टाइम का जो फार्मूला है टी नॉट इक्वल 12 अपॉन सी। अब यहीं पे ये भी पूछा जाता है कि ग्रेजुअल क्लोजर के लिए टी की जो वैल्यू होनी चाहिए, जब धीरे धीरे हम लोग क्लोज करेंगे वाल्व को तो टी का मान ज्यादा होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, ये देखिए टी का मान 12 अपॉन सी से ज्यादा है, सडन के लिए 12 अपॉन सी से कम है। ये आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ फ्लो की। तो फ्लो थ्रू नॉच, तो नॉच छोटे स्ट्रक्चर हैं जिनका उपयोग ओपन चैनल में डिस्चार्ज मापने के लिए होता है।
ठीक। अब रेक्टेंगुलर नाच के लिए फार्मूला ये देखिए, आपको याद रखना है, Q इक्वल 2/3 CD/B रूट 2G H⁻³ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब देखिए ट्रायंगुलर नाच के लिए, जिसे हम लोग वी नाच भी कहते हैं, तो Q इक्वल 8/15 CD tan θ/2 रूट 2G H⁻5/2। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, H⁻3/2 है, यहाँ H⁻5/2 है ट्रायंगुलर में, याद रखना है आपको। अब देखिए वी नॉच लो डिस्चार्ज मापने के लिए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है, और यह रेक्टेंगुलर नाच से ज्यादा एक्यूरेट है, ये भी पॉइंट पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लो थ्रो वियर। अब यह बड़े नालों या नदियों में पानी मापने के लिए कंक्रीट या ईंट की दीवार होती है, जिसे हम लोग वियर कहते हैं। या वियर में भी देखिए क्रेस्ट क्या है, तो नाच या वियर का जो ऊपरी किनारा होता है उसे हम लोग क्रेस्ट कहते हैं, जिसके ऊपर से द्रव प्रवाहित होता है। नेपी या वेन क्या है, तो वियर के ऊपर से बहने वाली पानी की जो चादर पतली सीट होती है उसे हम लोग नेपी कहते हैं। अब देखिए वियर के भी टाइप हैं। सिपोलेटी वियर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यह एक ट्रेपेजोइडल वियर है जिसकी साइड स्लोप, ये स्लोप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये जो साइड स्लोप है 1:4, ये पूछा गया है सिपोलेटी वियर का। ठीक। अब ब्रॉड क्रेस्टेड वियर और नैरो क्रेस्टेड वियर, इसमें पूछा जाएगा कि जब 2B H से ज्यादा होगा तो उसे हम लोग ब्रॉड क्रेस्टेड वियर कहेंगे, और जब 2B H से कम होगा तो उसे हम लोग नैरो क्रेस्टेड वियर कहते हैं। ठीक। ऐसे दूसरे फॉर्म में ये भी पूछ सकता है कि देखिए इसे B और इस 2 को जब इधर कर दें तो H/2, ऐसा भी लिखा हो सकता है कि H/2 से जब ज्यादा होगा B की वैल्यू तो हम ब्रॉड क्रेस्टेड वियर होगा। इसी प्रकार ये वाला आप लोग ध्यान दीजिए, नैरो क्रेस्टेड वियर। अब देखिए ओजी शेप वियर, यह स्पिलवे के शेप जैसा होता है और हाई फ्लो के लिए बेस्ट है, ये आपको ध्यान देना है। सप्रेस्ड वियर, जब वियर की लेंथ चैनल की विड्थ के बराबर हो तो इसे हम लोग सप्रेस्ड वियर कहते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। बैराज में गेट होते हैं जिनसे वाटर लेवल कंट्रोल किया जाता है, जबकि वियर जनरली अनगेटेड होते हैं और पानी फिक्स्ड क्रेस्ट के ऊपर से बहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वियर एक सस्ता स्ट्रक्चर है, जबकि गेट सिस्टम के कारण बैराज महंगा होता है। अब बात करते हैं, देखिए माउथ पीस क्या है, तो पाइप के किनारे लगी छोटी सी जो नली होती है उसे माउथ पीस कहते हैं। इसकी जो लंबाई होती है उसके व्यास का 2 से 3 गुना होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। ठीक। अब एक्सटर्नल माउथ पीस, तो इसका जो CD होता है लगभग 0.855 होता है। और बात करें इंटरनल माउथ पीस की, तो इसमें 2 कंडीशन है। यदि रनिंग फ्री वाले की बात करें तो इसमें CD का जो मान होता है 0.5 होता है, और रनिंग फुल की बात करें तो इसमें CD का जो मान होता है 0.707 होता है। ठीक। ये तो बात हो गई माउथ पीस की। अब बात करते हैं हम लोग वेंचुरी मीटर। तो वेंचुरी मीटर क्या करता है, ये सबसे सटीक कम ऊर्जा हानि के साथ पाइप में डिस्चार्ज मापता है। ठीक। आर्फिस मीटर क्या है, सस्ता और सरल लेकिन इसमें ऊर्जा की हानि अधिक होती है, ये भी डिस्चार्ज मापता है। रोटामीटर क्या है, यह वेरिएबल एरिया के सिद्धांत पर डिस्चार्ज मापता है। एल्बोमीटर क्या है, पाइप के मोड़ बेंड पर प्रेशर डिफरेंस का उपयोग करके डिस्चार्ज मारता है, नापता है एल्बोमीटर। अब देखिए बात करें फ्लो नाजल की, तो उच्च वेग वाले प्रवाह जैसे भाप के लिए यह फ्लो नाजल उपयोगी है, ये भी डिस्चार्ज मेजर करता है। तो ये जो नीले कलर से लिखे हैं ये डिस्चार्ज वाले हो गए। अब देखिए वेग वाले, तो पिटॉट ट्यूब तो दबाव के अंतर से तरल का वेग मापता है। करंट मीटर क्या है, ये ओपन चैनल जैसे नदियों या खुली नहरों में पानी का वेलोसिटी मापने के लिए करंट मीटर का यूज करते हैं। एनीमोमीटर क्या है, तो हवा या गैसों का वेग मापने के लिए होता है। हार्ट वायर एनेमोमीटर क्या होता है, बहुत कम वेग वाली गैसों के उतार चढ़ाव मापने के लिए हार्ट वायर एनेमोमीटर का यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं देखिए ओपन चैनल फ्लो की, तो वह फ्लो जिसमें द्रव की ऊपरी सतह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के संपर्क में रहती है ओपन चैनल फ्लो कहते हैं। इसमें फ्लो का मुख्य कारण ग्रेविटी के कारण होता है, ना कि प्रेशर के कारण। ओपन चैनल में पानी की ऊपरी सतह ही HGL होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना। अब देखिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ चैनल की, तो प्रिज्मेटिक चैनल किसे कहते हैं, जिसका क्रॉस सेक्शन आकार और ढाल पूरी लंबाई में कांस्टेंट रहता है, उसे हम लोग प्रिज्मेटिक चैनल कहते हैं। ठीक। अब बात करें नॉन प्रिज्मेटिक चैनल की, तो जिसका आकार लंबाई के साथ बदल जाए, जैसे नदियां,
तो इसे नॉन प्रिज्मेटिक चैनल कहते हैं। बात करें देखिए रिजिड बाउंड्री चैनल की, तो जिसकी सतह कहने का मतलब जो बेड और किनारे स्थिर हों, जैसे कंक्रीट किनारे है, तो उसे रिजिड बाउंड्री चैनल कहते हैं। अब देखिए मोबिल बाउंड्री चैनल क्या है, तो जिसकी सतह और किनारे कट सकते हैं, जैसे कच्ची नहर, उसे हम मोबिल बाउंड्री चैनल कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए बात करते हैं टाइप ऑफ फ्लो की। तो ओपन चैनल फ्लो में लैमिनार ट्रांजिशन और टर्बुलेंट का जो कंडीशन होता है, वो रेनॉल्ड नंबर इसमें 500 से कम होगा तब लैमिनार होगा, 500 से 2000 के बीच ट्रांजिशन होगा, ठीक। और जब 2000 से ज्यादा होगा तो टर्बुलेंट होगा, ठीक। जबकि हम जब उसमें पाइप फ्लो में पढ़ रहे थे तो उसमें 2000 से 4000 वाली कंडीशन थी, इसमें रेनॉल्ड नंबर में 500 से 2000 वाली कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक। अब देखिए फ्राउड नंबर का मान जब 1 से कम होगा तब सब क्रिटिकल फ्लो कहलाएगा, जब 1 के बराबर होगा तो क्रिटिकल फ्लो कहलाएगा, और जब फ्राउड नंबर का मान 1 से अधिक होगा तब सुपर क्रिटिकल, इसी को सुपर क्रिटिकल फ्लो को हम लोग शूटिंग या टोरेंशियल फ्लो कहते हैं, जबकि सब क्रिटिकल फ्लो को हम लोग ट्रैंकिल या स्ट्रीमिंग फ्लो कहते हैं। ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे 1 होगा, ठीक। अब देखिए बात करते हैं आगे, हाइड्रोलिक रेडियस, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोलिक डेप्थ की। तो हाइड्रोलिक डेप्थ जो होता है वो एरिया अपॉन टॉप विड्थ होता है। ये क्या है, हाइड्रोलिक डेप्थ, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। एक क्वेश्चन इस मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन से आने की प्रबल संभावना है। तो देखिए वह सेक्शन जो न्यूनतम खर्च, कहने का मतलब जो मिनिमम वेटेड पैरामीटर होगी तो खर्च भी न्यूनतम होगा, और अधिकतम डिस्चार्ज दे, तो ऐसे सेक्शन को हम लोग मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं इसमें रेक्टेंगुलर सेक्शन की। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन में क्या होता है, जो बी होगी, विड्थ होगी, उसकी डेप्थ की दोगुनी होती है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो हाइड्रोलिक रेडियस होती है वो डेप्थ की आधी हो जाती है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रेक्टेंगुलर के लिए दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है। अब बात करें ट्रेपेजॉइडल के लिए, तो ट्रेपेजॉइडल में क्या है, जो टॉप विड्थ है वो 2 इंटू लेंथ ऑफ साइड स्लोप, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसमें भी जो हाइड्रोलिक रेडियस होगी वो डेप्थ का आधा हो जाएगा, ठीक। अब साइड स्लोप इसमें कितना 60 डिग्री होता है हॉरिजॉन्टल से, या इसे लिख सकते हैं 1/√3, ठीक। अब बात करते हैं देखिए ट्रायंगुलर सेक्शन की। तो साइड स्लोप का वर्टिकल के साथ जो कोण होता है ट्रायंगुलर सेक्शन में वो 45 डिग्री का होता है, और यहाँ पे हाइड्रोलिक रेडियस की जो वैल्यू होती है वो R इक्वल y/2√2, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए बात करते हैं चेजी फार्मूला की। तो V इक्वल C√RS, यहाँ पे S क्या है, एस है बेड स्लोप, और आर जो है वो हाइड्रोलिक रेडियस है, सी चेजी कांस्टेंट है, वी वेलोसिटी है, ठीक। इसी प्रकार मैनिंग फार्मूला, ये v इक्वल 1/n आर की पावर 2/3 और एस की पावर 1/2, ये आपको याद रखें, दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है। इनके बीच जो रिलेशन है ये c इक्वल आर की पावर 1/6/n, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अब देखिए स्पेसिफिक एनर्जी की बात करें, तो चैनल के बेड से मापी गई कुल जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग स्पेसिफिक एनर्जी या विशिष्ट ऊर्जा कहते हैं। इसकी जो ये इक्वेशन है ये आपको याद रखना है, E इक्वल y+v²/2g। नेक्स्ट बात करते हैं यदि क्रिटिकल डेप्थ की, तो वह गहराई जिस पर स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम हो उसे हम लोग क्रिटिकल डेप्थ कहेंगे। ये उसकी इक्वेशन आपको याद रखनी है, yc इक्वल √q² की पावर 1/3। रेक्टेंगुलर चैनल के लिए ये है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोलिक जंप की। तो जब प्रवाह सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में अचानक बदलता है, ये कीवर्ड आपको ध्यान रखना है, सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में अचानक बदलता है, तो पानी का स्तर बढ़ जाता है और ऊर्जा की भारी हानि होती है, तो इसे हम लोग हाइड्रोलिक जंप कहते हैं। इसका उपयोग ऊर्जा को नष्ट करने, कहने का मतलब एनर्जी डिसिपिएशन के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अब आइए बढ़ते हैं आगे, और अंतिम टॉपिक हाइड्रोलिक मशीन की। तो वे मशीनें जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती हैं, जैसे टरबाइन, और वे मशीनें जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में बदलती है, जैसे पंप। तो ये क्या है, ये हाइड्रोलिक मशीन्स हैं। तो अब सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे टरबाइन।
टरबाइन का जो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन है वो पहले देख लेते हैं। तो बेस्ड ऑन टाइप ऑफ एनर्जी, तो टाइप ऑफ एनर्जी के आधार पर टरबाइन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक इम्पल्स टरबाइन और एक रिएक्शन टरबाइन। देखिए इम्पल्स टरबाइन क्या है, जहां पूरी एनर्जी केवल काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, उसे इम्पल्स टरबाइन कहते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो पेल्टन व्हील टरबाइन। ठीक, अब बात करते हैं रिएक्शन टरबाइन की। तो जहां एनर्जी काइनेटिक और प्रेशर दोनों रूपों में होती है, वहां उसे हम लोग रिएक्शन टरबाइन कहते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, फ्रांसिस और कपलान, ये क्या है, रिएक्शन टरबाइन है। अब देखिए बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, अब फ्लो की डायरेक्शन के आधार पर जो टरबाइन का वर्गीकरण है वो हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं टेंजेंशियल फ्लो की। तो पानी जब रनर के टेंजेंशियल बहता है तो इसे टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन कहते हैं, और इस टेंजेंशियल फ्लो वाली कंडीशन में जो टरबाइन आती है वो पेल्टन व्हील आती है। ठीक, पूछेगा पेल्टन व्हील टरबाइन किस टाइप की टरबाइन है, तो टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है। ठीक, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं रेडियल फ्लो की। तो पानी रेडियस की दिशा में बहता है, इसका एग्जांपल क्या है, ओल्ड फ्रांसिस टरबाइन। एक्सियल फ्लो वाले में देखिए, पानी जो है वो शाफ्ट के समांतर बहता है, इसका एग्जांपल क्या है, कपलान और प्रोपेलर टरबाइन। ठीक, ये आपको याद रखने हैं। बात करें एक्सियल की तो कपलान टरबाइन, बात करें टेंजेंशियल की तो पेल्टन व्हील टरबाइन, बात करें रेडियल की ओल्ड फ्रांसिस टरबाइन, अब बात करें मिक्स्ड फ्लो की तो मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन। ठीक, अब यही एग्जांपल पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन स्पेसिफिक स्पीड। तो ये जो स्पेसिफिक स्पीड का फार्मूला है, ये जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एन एस इक्वल एन रूट पी एच की पावर 5/4, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, जब स्पेसिफिक स्पीड 10 से 35 होगी, पेल्टन व्हील पेल्टन व्हील में जब सिंगल जेट की कंडीशन होती है तो स्पेसिफिक स्पीड 10 से 35 होती है। अब पेल्टन में जब डबल जेट की कंडीशन होती है तो स्पेसिफिक स्पीड 35 से 60 होती है। ठीक, अब जब 60 से 300 होगी तो फ्रांसिस होगा। अब 300 से 1000 होगा तो कपलान या प्रोपेलर होगा। ये डेटा आपको याद रखना है। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन हेड एंड डिस्चार्ज। तो हेड और डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग टरबाइन्स का यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है। ये इनके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए हाई हेड, जब हेड हाई होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ध्यान देना है। जब हेड हाई होगा तो डिस्चार्ज सदैव लो होगा, जब डिस्चार्ज हाई होगा तो हेड सदैव लो होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक, हाई हेड कहने का मतलब लो डिस्चार्ज। तो हेड जब हाई कहने का मतलब 250 मीटर से जब अधिक होगा तो इस कंडीशन में जो टरबाइन होगी उसे हम लोग पेल्टन व्हील टरबाइन कहेंगे। ठीक, तो पेल्टन व्हील टरबाइन का क्या होता है, इसका हेड ज्यादा होता है लेकिन डिस्चार्ज कम होता है। जबकि कपलान टरबाइन और प्रोपेलर टरबाइन, इसका जो हेड होता है वो कम होता है और डिस्चार्ज हाई होता है। ठीक, हेड इसका कितना होता है, 60 मीटर से कम होता है। ठीक, अब बीच में कौन होता है, मीडियम हेड। तो मीडियम हेड में मीडियम डिस्चार्ज भी होगा। तो इसमें कौन सी टरबाइन आती है, फ्रांसिस टरबाइन आती है। इसका हेड 60 से 250 के बीच होता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, देखिए इफिशियंसीज की। ये भी एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं कि हाइड्रोलिक इफिशियंसी क्या होती है। हाइड्रोलिक इफिशियंसी जो होती है वो रनर पावर अपॉन वाटर पावर होता है। इसी प्रकार बात करें मैकेनिकल इफिशियंसी की, तो मैकेनिकल इफिशियंसी जो होता है वो शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार ओवरऑल एफिशिएंसी जो होगी, तो जो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है वो शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर होता है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। और अब देखिए इनके रिलेशन, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में ये भी पूछा गया है। अब देखिए पेल्टर टरबाइन के लिए जेट रेशियो एम इक्वल डी अपॉन डी, ये 12 होता है। और नंबर ऑफ वेन इसमें जो है जेड इक्वल 15 प्लस एम बाई 2, कहने का मतलब 18 से 25। ये डेटा आपको याद रखना है। और डिग्री ऑफ रिएक्शन का मान इसमें 0 होता है। ठीक, अब कपलान टरबाइन में नंबर ऑफ वेन्स जो होती हैं वो 3 से 8, जबकि इसमें कितनी थी, 18 से 25। ये आपको याद रखना, डिग्री ऑफ रिएक्शन इसमें 0 नहीं होता है। ठीक, कपलान टरबाइन में। अब देखिए बात करते हैं ड्राफ्ट ट्यूब की। तो केवल रिएक्शन टरबाइन में ही ड्राफ्ट ट्यूब का यूज करते हैं हम लोग। और देखिए यह जो ड्राफ्ट ट्यूब है वो काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में बदलती है। ठीक,
अब फ्लो ऑर्डर देखिए कभी-कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो हाइड्रोलिक मशीन का जो ये टरबाइन का जो सिस्टम होता है, उसका जो फ्लो ऑर्डर क्या होता है? तो इसमें सिस्टम का देखिए रिजर्वायर सबसे पहले रिजर्वायर से हम पेनस्टॉक, पेनस्टॉक से सर्ज टैंक, फिर स्पाइरल केसिंग, फिर गाइड वेन्स, फिर रनर, फिर ड्राफ्ट ट्यूब, फिर टेल रेस तक हम लोग जाते हैं। तो ये क्रम आपको याद रखना है ऑर्डर, ठीक? अब देखिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पंप की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं डायनेमिक या रोटोडायनेमिक पंप। इसमें सेंट्रीफ्यूगल जो पंप होता है वो इसी के अंतर्गत आता है। इसमें जो ऊर्जा है वो वेलोसिटी के माध्यम से दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। जैसे इसमें रेसिप्रोकेटिंग पंप आता है और इसमें होता क्या है, इसमें तरल को एक निश्चित वॉल्यूम में फंसा कर धकेला जाता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप, इसे हिंदी में आप केंद्रीय पंप कहते हैं। यह फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो के सिद्धांत पर कार्य करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। इसमें तरल केंद्र से अंदर आता है और त्रिज्यीय रूप से बाहर निकलता है, ये आपको याद रखना है। और हमने पीछे भी पढ़ा है कि लो हेड और हाई डिस्चार्ज के लिए होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो डिस्चार्ज होता है वो हाई होता है और हेड क्या होगा, वो लो होगा। अब इसके देखिए कुछ मेन पार्ट हैं, जैसे कि इम्पेलर। तो इम्पेलर या घूमने वाला हिस्सा होता है। बैकवर्ड कर्व वेन सबसे कुशल मानी जाती है इसमें, याद आपको रखना है। अब बात करें यदि केसिंग की, तो यह गतिज ऊर्जा को दबाव ऊर्जा में बदलती है, केसिंग। और देखिए वैल्यूड केसिंग सबसे सामान्य है। नेक्स्ट बात करते हैं सक्शन पाइप और फुट वाल्व की। तो फुट वाल्व एक नॉन रिटर्न वाल्व है जो पानी को नीचे गिरने से रोकता है। देखिए ये हमारा इस डायग्राम में देखिए ये इम्पेलर है अंदर वाला भाग, और ये उसका बाहरी जो भाग है इसे हम लोग केसिंग कहते हैं, ठीक। अब देखिए यहीं पे ये सक्शन पाइप है और ये वाला जो है ये डिलीवरी पाइप है। यहाँ पे देखिए डिलीवरी वाल्व लगा हुआ है, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्राइमिंग की कि प्राइमिंग क्या है। तो पंप शुरू करने से पहले केसिंग और सक्शन पाइप से हवा निकालकर पानी भरने की जो प्रक्रिया होती है उसे प्राइमिंग कहते हैं। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अब कैविटेशन क्या है, तो यह इम्पेलर के इनलेट पर होता है। इम्पेलर के इनलेट पर होता है जहां दबाव बहुत कम हो जाता है। इससे पंप में शोर, कंपन और सतह का क्षरण, पीटिंग, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, पीटिंग होता है, इसे हम लोग कैविटेशन कहते हैं। अब मल्टी से स्टेजिंग क्या है, तो इसमें देखिए मल्टी स्टेजिंग में बात करें यदि सीरीज की, तो इसमें हमें हाई हेड प्राप्त करने के लिए हम लोग सीरीज में पंप को जो लगाते हैं, और जब हमें डिस्चार्ज ज्यादा प्राप्त करना होता पंप को हम लोग पैरेलल में लगाते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें लो हेड पंप जो होगा, उसमें जो हेड होगा वो 15 मीटर तक के हेड को हम लोग लो हेड पंप कहेंगे, और 15 से 40 मीटर तक के हेड को हम लोग मीडियम हेड पंप कहेंगे, और 40 मीटर से जब हेड अधिक हो जाएगा तो उसे हम लोग हाई हेड पंप कहेंगे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए बात करें स्पेसिफिक स्पीड की, तो यहाँ जो स्पेसिफिक स्पीड का ये जो फार्मूला है ये आपको याद रखना है। यहाँ NS इक्वल एन रूट क्यू अपान एच की पावर 3/4, ठीक। वहाँ 5/4 था टरबाइन में, यहाँ पंप में 3/4 है। वहाँ एन रूट पी था, यहाँ एन रूट क्यू है, ठीक। ये आपको बेसिक डिफरेंस याद रखना है। अब देखिए नोट, सेंट्रीफ्यूगल की कास्ट और ओवरऑल जो दक्षता होती है वो कम होती है, जबकि रेसिप्रोकेटिंग की कास्ट और ओवरऑल दक्षता अधिक होती है। ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप की। तो यह पिस्टन और सिलेंडर की मदद से पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पर कार्य करता है और यह हाई हेड और लो डिस्चार्ज के लिए उपयोगी होता है, ठीक। अब इसके देखिए प्रमुख प्रकार क्या है। पिस्टन पंप मध्यम दबाव के लिए होता है। प्लंजर पंप बहुत अधिक हाई प्रेशर के लिए होता है। डायाफ्राम पंप खतरनाक या केमिकल तरल पदार्थों के लिए होता है। सिंगल डबल एक्टिंग पंप क्या है, सिंगल में एक तरफ से और डबल में दोनों तरफ से पानी निकलता है, ये सिंगल या डबल एक्टिंग पंप होते हैं। अब इसके देखिए मेन कंपोनेंट या पार्ट क्या है। तो बात करें यदि पिस्टन या प्लंजर की, तो सिलेंडर के अंदर आगे पीछे घूम कर दबाव बनाता है पिस्टन या प्लंजर। अब इसी में देखिए क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड, ये देखिए यहाँ पे ये पिस्टन है और ये कनेक्टिंग रॉड है, ठीक। तो क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड क्या है, गोल घूमने वाली गति, रोटरी को सीधी गति में बदलता है, ये हमारा कनेक्टिंग रॉड का काम है। अब देखिए सक्शन और डिलीवरी वाल्व, वन वे वाल्व जो पानी को सही दिशा में भेजते हैं उसे हम सक्शन और डिलीवरी वाल्व कहते हैं, ठीक।
अब देखिए एयर वेसल की, तो इसे सक्शन और डिलीवरी पाइप में लगाया जाता है ताकि प्रवाह निरंतर रहे और घर्षण कम। ठीक, यहाँ पे देखिए डिलीवरी वाल्व है, ये सक्शन वाल्व है। जब पानी ऊपर जाता है तो ये वाला वाल्व बंद हो जाता है, ठीक, क्योंकि पानी इससे फिर वापस नहीं आ पाता है। ये सक्शन पाइप है, ये डिलीवरी वाल्व यहाँ लगा हुआ है। ठीक, ये रोटेटिंग क्रैंक है, ये पिस्टन रॉड है यहाँ पे, और ये सिलेंडर है। ये आपको याद रखना है, ठीक। अब बात करते हैं नेगेटिव स्लिप की। तो यदि वास्तविक डिस्चार्ज, कहने का मतलब जो एक्चुअल डिस्चार्ज होता है वो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से जब अधिक हो जाता है तो इस कंडीशन को नेगेटिव स्लिप कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कि सक्शन हेड क्या है। तो लिक्विड लेवल से पंप के सेंटर लाइन तक की ऊंचाई, ये देखिए, इसे हम लोग क्या कहेंगे, सक्शन हेड, एचएस, ठीक। अब बात करते हैं डिलीवरी हेड की। तो पंप के सेंटर लाइन से डिस्चार्ज पॉइंट तक की ऊंचाई, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिलीवरी हेड। ये देखिए डिलीवरी हेड। अब टोटल स्टैटिक हेड क्या है, सोर्स और डिलीवरी पॉइंट के बीच की कुल लंबवत दूरी, कहने का मतलब सक्शन हेड और डिलीवरी हेड का जो सम होगा उसे हम लोग टोटल स्टैटिक हेड कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक को हम लोग टोटल स्टैटिक हेड कहते हैं। अब देखिए बात करें यदि मैनोमेट्रिक हेड की, तो वह हेड जिसके विरुद्ध पंप कार्य करता है। इसकी इक्वेशन है, एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक। अब एनपीएसएच, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड किसे कहते हैं, तो पंप के इनलेट पर उपलब्ध एब्सोल्यूट प्रेशर और वेपर प्रेशर का जो अंतर है, जो कैविटेशन रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए हाइड्रोलिक प्रेस, पास्कल के नियम पर आधारित वह मशीन जो भारी धातुओं को मोड़ने, पंचिंग और फोर्जिंग करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस कहलाते हैं। अब देखिए हाइड्रोलिक जैक क्या है, तो पास्कल के नियम से चलने वाला ये भी उपकरण होता है जो भारी भार को कम प्रयास में ऊपर उठाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि गाड़ियों, कार या ट्रक को ऊपर उठाने के लिए हम लोग हाइड्रोलिक जैक का यूज करते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोलिक रैम की। तो वाटर हैमर सिद्धांत पर आधारित पंप जो बिना बिजली ईंधन के पानी को ऊपर चढ़ाता है, हाइड्रोलिक रैम कहलाता है, ठीक। दोस्तों फ्लूइड मैकेनिक्स का यह रिवीजन यहीं पे समाप्त होता है। अब आपका जैसा भी अनुभव या फीडबैक रहा हो यह वीडियो देखने के बाद, वो एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, लिखें। और कोशिश करिए अब कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करिए और एग्ज़ाम में पूरी तरीके से प्रिपेयर होके एकदम फ्री माइंड से, बिना किसी हेजिटेशन और टेंशन के आराम से जाइए। एग्ज़ाम आपका अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की या बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बेसिक क्लियर होगा, तो आप, अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर-उधर से फ्रेम भी होगा, तो आप उसे कनेक्ट कर पाएँगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। आप बेसिक डिप्लोमा लेवल का एग्ज़ाम होगा और उसी लेवल में आपको अपना रिवीजन मेंटेन रखना है। मेरी शुभकामनाएँ आप सभी के साथ हैं। आप लोग जल्दी से सेलेक्ट होइए और अच्छे से अच्छे डिपार्टमेंट का एक अभिन्न अंग बनिए और देश हित में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद।